हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहेगा पॉलिटी का, और पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन लिखित रूप में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को एक बार से शेयर कर दीजिएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना होगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना होगा? तो अधिवक्ता के रूप में कार्य करना होगा कितने वर्ष? सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरी योग्यता क्या है? किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। और चौथी योग्यता क्या है? राष्ट्रपति के नज़र में वह एक अच्छा कानूनविद हो, तभी वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा कहता है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, लेकिन ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख और देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। यदि वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति हो गई है, राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कैग को कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कंट्रोलर नहीं होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के द्वारा एक स्थापित एक प्राधिकारी है। यह भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के लेखों का क्या करता है? अंकेक्षण करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, और सरकार के स्वामित्व वाली जितने भी कंपनियां हैं उसका भी क्या करती है? अंकेक्षण यानी ऑडिट कर सकती है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे कानूनी अधिकार किस संशोधन के तहत बनाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसमें जो अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 थे उसे हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को अस्तित्व में लाने से पहले यह सुनिश्चित किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे उनके चुनाव, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रभावित न हो जाए। संपत्ति के अधिकार को यदि आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अगला सवाल कर लेते हैं। छठा सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसने हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का विचार का समर्थन किया था? मौलिक अधिकारों को शामिल करने के विचार का समर्थन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्रू समिति ने। तेज बहादुर सप्रू की बात कर लेते हैं तो कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वकील थे। सप्रू समिति का गठन क्यों किया गया था? अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किया गया था। इस रिपोर्ट का भारतीय संविधान बनाने में ऐसा माना जाता है कि अहम भूमिका थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। सातवां सवाल क्या कहता है? समान अवसर आयोग बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? समान अवसर आयोग बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सच्चर समिति ने की थी। किसने की थी? सच्चर समिति ने की थी। सच्चर समिति, यदि आपसे पूछ ले सच्चर समिति का गठन किस लिए किया गया था? देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दशा जानने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। उस समय यदि आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। किसकी अध्यक्षता में सच्चर समिति का गठन किया गया था? दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसकी रिपोर्ट कितने पेज की थी? 403 पेज की थी। लोकसभा में कब पेश किया गया? 30 नवंबर 2006 को पेश किया गया था। और इसमें कहा गया था कि मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति जनजाति से भी खराब है। ठीक है। आठवां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 239। भारत के राज्यों में आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अपनी अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे भारत सरकार का शासन होता है। ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर या उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नामित करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 239 के तहत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा नवा सवाल है, निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं? कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा विधानसभा करती है। राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा द्वारा किया जाता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं उसमें विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है। दिल्ली और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी एक सदन है और यह निचला सदन विधानसभा है। द्वितीय सदन यानी ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं।
अगला सवाल हमारा कहता है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में पारित किया गया था। घरेलू हिंसा रोकने के लिए महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ और यह अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2006 में लागू किया गया था। दोस्तों इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। 11वां सवाल हमारा कहता है कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। क्रिप्स मिशन यदि आपसे पूछ ले कब भारत आया था? 22 मार्च 1942 को भारत आया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था ब्रिटेन के श्रम मंत्री, तत्कालीन श्रम मंत्री सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था। और स्टैफर्ड क्रिप्स उस समय चर्चिल की गठबंधन सरकार के श्रम मंत्री थे। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। 12वां सवाल है, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या करेगा? यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस सीट पर चुनाव जो है ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे। दोस्तों याद रखिएगा ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए मत पड़ सकते हैं और 64 से अधिक प्रत्याशी होने पर उस सीट पर जहां चुनाव हो रहे हैं चुनाव बैलेट बॉक्स से होगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले बैलेट पेपर की शुरुआत कहां से की थी? 1982 में केरल राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय केरल राज्य के परूर विधानसभा, याद कर लीजिएगा, परूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद दोबारा इसे कब प्रयोग में लाया गया? 1998 में लाया गया। ठीक है। लेकिन इसे फिर से बंद कर दिया गया था और फिर से 2004 में इसका प्रयोग शुरू हुआ और भारत के सभी चुनावों में इसका इस्तेमाल होने लगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि 2004 से अब तक ईवीएम का प्रयोग लगातार हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों। कितने मत पड़ सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा 3840 मत पड़ सकते हैं। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मत पड़ सकते हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो ईवीएम उपयोग में लाया जा रहा है उसमें अधिकतम 2000 मत दर्ज किया जा सकता है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 14वां सवाल हमारा कहता है कि नौकरी के समाचार कौन सा मंत्रालय देता है? नौकरी का समाचार कौन सा मंत्रालय सूचना प्रकाशित करता है? सही आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नौकरी के समाचार कौन प्रकाशित करता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है दोस्तों। और सूचना, प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों, कानूनों के निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है। यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय पहले कल्याण मंत्रालय था?
कौन सा मंत्रालय है जो पहले कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पहले कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, कल्याण मंत्रालय का गठन 2 बार किया गया है, ठीक है। तो वर्ष 1985-86 में पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय को, यानी जो सबसे पहले कल्याण मंत्रालय था उसे, यानी पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण विभाग में विभक्त कर दिया गया था, ठीक है। यानी पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय को कब खत्म किया गया था? 1985-86 में इसे 2 भागों में बांट दिया गया था और महिला एवं बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग में विभक्त किया गया था, ठीक है। फिर से कल्याण मंत्रालय बनाने के लिए गृह मंत्रालय से कौन कौन से प्रभाग लिए गए थे? अनुसूचित जाति प्रभाग, जनजातीय विकास प्रभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग। कहाँ से लिए गए थे? गृह मंत्रालय से लिए गए थे। और कानून मंत्रालय से कौन सा प्रभाग लिया गया था? वक्फ प्रभाग को लिया गया था और फिर इसे मिलाकर कल्याण मंत्रालय बनाया गया था। इसके बाद 1998 में क्या होता है? मंत्रालय का नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम क्या रख दिया जाता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रख दिया जाता है। दोस्तों ये फैक्ट जो है अति महत्वपूर्ण है, इस फैक्ट से भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी फैक्ट को नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 16वां सवाल है, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो न्यायालय के द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। इस रीट को अनुच्छेद 32 के तहत कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 17वां सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? सही आंसर हो जाएगा वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में सूचियों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कैसे विषय होते हैं? ऐसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को जाता है। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधान मंडल को है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है और विधान मंडल को है। इसके अलावा एक शक्ति और होती है, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट विषय। जिन विषयों का वर्णन दोस्तों न संघ सूची में होता है और न राज्य सूची में होता है और न ही समवर्ती सूची में होता है, ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार साबित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। इसके अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है।
इसके अलावा अनुच्छेद 30 है। 30 के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त सभी अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केरल का गठन सबसे पहले होता है, कब होता है? 1956 में होता है। महाराष्ट्र का गठन 1960 में होता है। हिमाचल प्रदेश का 1970 में, और मणिपुर का कब होता है? 1971 में। केरल का गठन 1956, महाराष्ट्र 1960, हिमाचल प्रदेश 1970 और मणिपुर 71 में बनता है। 21वां सवाल है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? कौन सा राज्य है जो पंचायत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। किस संशोधन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? 83वें संविधान संशोधन 2000 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? सही आंसर हो जाएगा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना यदि आपसे पूछ ले किस राज्य से अलग करके की गई थी? उत्तर प्रदेश से अलग करके की गई थी। कब की गई थी? 9 नवंबर 2000 को की गई थी। और सन 2000 में ही 2 और राज्यों का गठन हुआ था। वे राज्य कौन कौन थे? छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को किया गया था, मध्य प्रदेश से अलग करके। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग करके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 23वां सवाल है दोस्तों, 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण से। ठीक है, 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008 में पास किया गया था और इसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसे राज्यसभा द्वारा 9 मार्च 2010 को पारित किया गया था, लेकिन 2014 में 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह स्वतः समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला सवाल। भारत के सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में किसको कई बार राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है? किसे कई बार राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस सुब्बा राव को। जस्टिस सुब्बा राव भारत के 9वें मुख्य न्यायाधीश थे। कब से कब तक थे? 1966 से 67 तक थे। और याद रखिएगा दोस्तों, उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। ठीक है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। 25वां सवाल कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों हमेशा की तरह मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।